हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले नए टॉपिक दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। इन द फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैंने आपको थियोरी पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अब से बीच के और बहुत सारे लेसन्स है। जैसे अगर आप इंडेक्स पेज देखोगे तो इसके अंदर आपको सेकेंड लेसन दिख रहा है, वो है डेफिनेशन। करेक्ट, आपके पास इंडेक्स रहेगा। तो पहला था इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया, उसके बाद डेफिनेशन, स्कोप ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन, कंपोजिशन लेवी, एग्जेम्पशन फॉर टैक्स। यहां तक के जो टॉपिक्स है ये सब मैंने अभी स्किप किया है। इसमें भी थियरी पार्ट है, इसके लिए मैंने इसको स्किप किया है। कुछ कुछ पॉइंट्स इसके हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट मैंने स्टार्ट किया हूं सीधा लेसन नंबर 7 दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सब जो लेसन है ये पूरा प्रैक्टिकल लेसन है, बट ये प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा थियोरी एक्सप्लेनेशन नेसेसरी है। बराबर है। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई जो आज लेसन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम से पता चल रहा है टाइम मतलब तारीख, समय नहीं। टाइम मतलब यहाँ पे समय नहीं, घड़ी 12 बजे सप्लाई किया, 1 बजे सप्लाई किया, ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है। वो कौन से तारीख को सप्लाई हुआ है, समझ में आ रहा है? तो सर हाँ इस तारीख को सप्लाई किया है, नहीं। सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई दैट डजंट मीन कि आपने गुड्स बेचा है या गुड्स खरीदा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें होती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 चीजें। सबसे पहला, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। 12 एंड 13, हाँ उधर गुड्स है, बट वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा जहां तक मुझे मालूम है। आपके हिसाब से क्या है? अच्छा, ये बुक में भी वही है, सर्विस ही है। तो होता है टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी इंसान से, इट्स ओके। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 एंड आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई में 2 चीज होगा, एक होगा गुड्स और एक होगा सर्विस। अब गुड्स के अंदर बात करेंगे 4 चीजें, सर्विस की बात करेंगे 4 चीजें। मतलब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आ सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको क्वेश्चन में गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सर्विस से रिलेटेड आएगा। तो गुड्स के अंदर भी 4 कैटेगरी, सर्विस के अंदर भी 4 कैटेगरी, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्जेस। अब ये फॉरवर्ड चार्जेस खाता है, जब मैं कोई गुड सप्लाई करता हूं तो मुझे टैक्स लेना पड़ता है। मैंने टैक्स कलेक्ट किया, उसे फॉरवर्ड चार्जेस कहते हैं। फॉरवर्ड चार्जेस का मतलब क्या होता है? ये चार्जेस को मेरे को फॉरवर्ड करना है, किसको? बैंक को। अरे हाँ, समझ में आया? मतलब क्या है कि मैंने गुड सप्लाई कर दिया, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर लिया, अभी टैक्स मेरा तो नहीं है, मुझे फॉरवर्ड करने का है, किसको? गवर्नमेंट को। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा तारीख टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो सीखेंगे। क्योंकि मैंने गुड्स दिया, उस बंदे ने कंज्यूम किया, मैंने 10 तारीख को गुड्स दिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया 10 तारीख को, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 12 तारीख को दिया। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? पहला कैटेगरी। बात समझ में आया? दूसरा है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्जेस। रिवर्स में क्या रहेगा? फॉरवर्ड में क्या हुआ, अपना दे आपने वो फॉरवर्ड किया, रिवर्स में हमको बेनिफिट कब मिल रहा है। समझ में आया? फिर है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल ऑफ गुड्स। वाउचर एक्सचेंजेबल गुड्स मतलब मेरा डीलिंग जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज। और इसमें भाई मैंने इससे गुड्स लिया, ये गुड्स दिया, ये गुड्स लिया, तो हमारे बीच में भी जो गुड्स का एक्सचेंज हुआ उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी आने वाला है। तो वो जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है वो आपको समझना है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज सप्लाई ऑफ और रेसिडुअल केसेस। रेसिडुअल मतलब रेयर केसेस के अंदर आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आने वाला वो पढ़ने वाला। ये 4 कैटेगरीज है जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। सेम गोज विद सर्विसेज आल्सो। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर एक्सचेंजेबल ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई फॉर रेसिडुअल केसेस। यहाँ पे गुड्स है, वहां पे सर्विसेज है। ये 4 कैटेगरीज याद रखना है। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, उसके बाद एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड रेसिडुअल केसेस। ये 4 चीजें। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, exchange of goods and residual case. Same time of supply for forward service,
रिवर्स सर्विसेज, उसके बाद एक्सचेंजेबल सर्विसेज एंड रेसिडुअल केसेस। 4 कैटेगरी समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, जिसमें सबसे पहला मैं पढ़ने वाला हूं डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, कि कौन से तारीख को आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। इनवॉइस मतलब, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस का मतलब बिल। भाई मैंने इसको बिल इशू कर दिया, अब जब बिल इशू किया है तो उसमें भी कैटेगरी ही देखना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज वाला है, रिवर्स चार्ज वाला है, एक्सचेंजेबल वाला है, रेसिडुअल, कौन से कैटेगरी का है, मतलब नॉर्मल सप्लाई है क्या फिर वो फॉरवर्ड चार्ज वाला है, एंड सो ऑन। एंड ऐसे केस में हमको डिसाइड करना है कि डेट ऑफ सप्लाई यानी कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने रहा है। देखो यहाँ पे 3 चीजें, नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब एक्सचेंज वाला हुआ कैटेगरी, रेसिडुअल इसके लिए नहीं दिया है, कंटिन्यूस सप्लाई दिया हुआ है, नॉर्मल सप्लाई दिया हुआ है, 3 कैटेगरीज दिए। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नॉर्मल सप्लाई के लिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई के लिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए। दिमाग में बैठ रहा है क्या? पक्का बैठ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इल्ले कैलकुलेशन है ये क्या कि भाई मुझे टाइम ऑफ सप्लाई सीखना है, और टाइम ऑफ सप्लाई सीखने के लिए संध्या हमको समझना पड़ेगा कि हम कौन से टाइप के सम्स कर रहे हैं, तो हम टाइम उसका डिसाइड है। देखो हर एक कैटेगरी का अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई है। एक फॉरवर्ड के लिए 3 डेट्स रहेंगे, 2 डेट्स रहेंगे, उसमें से एक डेट अपने को सिलेक्ट करने का कि भाई इस तारीख को गवर्नमेंट को सामान बेचा, इस तारीख को गवर्नमेंट, अब 2 डेट हो गए। इनवॉइस मैंने बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज इनवॉइस बनाया, तो इनवॉइस बना उसी मैंने टैक्स ले लिया रहेगा, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 2 दिन के बाद भर दिया, बराबर है। तो ऐसे केस में व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे 2 डेट, किसी किसी में 3 डेट आएगा, किसी में 4 डेट आएगा, तो अपने को उन चारों में से कौन सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो अपने को इस टाइप के सम्स में लिखना है कि भाई हाँ ये तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई, ये तारीख को मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, ये तारीख को मेरा टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे अलग अलग केसेस। उसी को मैं अभी अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी मैंने लिया है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कौन से कैटेगरी के लिए बनता है, मतलब मैंने जिस दिन बिल इशू किया है वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन सकता है एक नॉर्मल सप्लाई की कैटेगरी में, कंटिन्यूस सप्लाई की कैटेगरी में, या तो फिर एक्सचेंजेबल गुड्स के अंदर, मतलब दैट इज अप्रूवल बेसिस के ऊपर। अभी बैठा दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस 3 कैटेगरीज में। कब होगा? तो सबसे पहला नॉर्मल की बात कर रहा हूं। नॉर्मल सप्लाई में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मेरे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ तो जिस दिन मैंने बिल बनाया वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। समझा? मतलब मेरे इधर से गुड्स चला गया, मूवमेंट हो रहा है गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पर्सन से दूसरे प्लेस में, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, हमको कैसे, अरे क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप इतना दिमाग में लोड मत लो, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, आएगा आज करने वाले अपन थोड़ा क्वेश्चन भी। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो ऐसे कैटेगरी के लिए डेट ऑफ इनवॉइस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पे गुड्स का मूवमेंट होगा उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? हमेशा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। समझा? सेकेंड है बिफोर और एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मतलब सेकेंड कैटेगरी नॉर्मल सप्लाई में या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे अमेजॉन, मैंने ऑर्डर किया 1 तारीख को, गुड्स आया 3 तारीख को, तो बिल कब मिला मुझे? 3 तारीख को ही मिलेगा ना। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। बैठा दिमाग में? नॉर्मल में 2 चीज, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व हो गया, ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, सिंपल भाषा में ये समझ में आया? हाँ जी। सेकेंड आ जाते हैं कंटिन्यूस सप्लाई में। कंटिन्यूस सप्लाई में चैतन्य अपने को क्या रखना है? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ इश्यू एम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, म्हणजे काय? माहिती नाही सर. काय असतं कंटिन्यूस सप्लाय? माहिती नाही सर, आमच्या डोक्यामध्ये काय बसलंच नाही. बसला है का? किसका आठवण है? आठवण नहीं, तो फिर इधर देखने का। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब है वेयर
सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। म्हणजे इतर पेमेंट के बारे में रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहा है। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट था और यहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात चल रहा है। कंटिन्यूस सप्लाई में किसकी बात चल रही है? पैसे की बात चल रही है। नॉर्मल सप्लाई में किसकी बात चल रही है? गुड्स की मूवमेंट की बात चल रही है। दोनों का फर्क समझ में आया? यहाँ पे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे जिस दिन आपको गुड्स मिलने वाला है या रेसिपिएंट को मिलने वाला है ऑन डेट और बिफोर डेट, उसी दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। कंटिन्यूस पेमेंट के अंदर उसने बोला है वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब या तो मेरे अकाउंट में पैसा आया या तो मैंने अकाउंट पर पेमेंट किया है, तो दोनों का जो तारीख रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें सबसे पहला दिया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट। ऑनलाइन पेमेंट किया मैंने, ऑर्डर किया मैंने, पेमेंट कर दिया, या तो फिर जिस दिन आया उस दिन पेमेंट किया, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसका डिटेल तो मिलेगा ना मुझे। तो इसलिए बोला है कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई किया तो बिफोर और एट अ टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिस तारीख को आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हुआ है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकेंड कैटेगरी में बिफोर एट द टाइम ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सच सक्सेसिव पेमेंट। देखो दोनों में फर्क क्या है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड बिफोर एट द रेसिपिएंट ऑफ सच सक्सेसिव पेमेंट। मतलब या तो जिस दिन इशू हो गया है पेमेंट उस दिन, या तो जिस दिन रेसिपिएंट ने आपको पेमेंट किया है उस दिन। दोनों के अंदर वही है, मैंने दोनों एक साथ बताया था। बिफोर एट अ टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अपने अकाउंट में जिस दिन आया है पेमेंट या जिस दिन पेमेंट गया है वो, या तो जिस दिन रेसिपिएंट ने उसका पेमेंट का डिटेल्स दिया है वो। क्लियर हो गया? दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बायर सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो इसने रेसिपिएंट के बारे में बोला और एक दिन इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बोला। क्लियर हो गया? द लास्ट वन इज अप्रूवल बेसिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। रेट समझाएंगे बट है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। व्हाट इज अप्रूवल बेसिस? भाई मैंने गुड्स लिया, चेक किया, मजा नहीं आया, रिटर्न कर दिया। गुड्स लिया, हाँ मजा आया, यूज कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। भाई मैंने एक जीन्स ऑर्डर किया, एक दिन देखा नहीं मजा नहीं आया, रिटर्न कर दिया, तो क्या वो गुड्स मेरा हुआ? तो मेरे लिए जीएसटी एप्लीकेबल है? नहीं ना। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में दिया है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के अंदर ये चीज होगा बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई और 2.6 मंथ नहीं 6 मंथ्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 बार 2 हो गया वो, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। बराबर है? मतलब इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई, या तो बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जिस दिन दिया वो, या तो फिर 6 महीना फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स। दिमाग में बैठा? वापस चाहिए तो एक बार समझ लो ओवरव्यू खाली। इश्यू ऑफ इनवॉइस में नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, अप्रूवल बेसिस। नॉर्मल सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा बिफोर और एट अ टाइम ऑफ अवेलेबल ऑफ द गुड, रेसिपिएंट के पास जिस दिन होगा उस दिन। कंटिन्यूस सप्लाई में जिस दिन पेमेंट इशू हुआ उस दिन, या तो जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट किया उस दिन। समझ में? अप्रूवल बेसिस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन है वो, या तो 6 महीने के रिमूवल ऑफ गुड्स में, रिमूवल ऑफ गुड्स के। याद रहेगा पॉइंट? देखो मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में ये चीज नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में तारीख देंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रेसिपिएंट, बैंक, ये डेट दिया रहेगा। तब आपको समझना है, तब आपको समझना है कि कौन से डेट को लिया जाएगा। समझाइए? पहला कंसेप्ट बैठा, से 3 कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करूंगा, देन विल स्टार्ट विद द सम। पहला है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्लियर है? सेकेंड है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो इश्यू ऑफ इनवॉइस था, अब टाइम ऑफ सप्लाई गुड अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 एंड 31(1). क्या दिया है? सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये कहीं तो पढ़ा है आपने अभी, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉर्मल सप्लाई। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो अगर हमारा गुड्स मूवमेंट में इन्वॉल्व है, यस या नो, मतलब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इक्विवेलेंट टू इनवॉइस इशू बिफोर एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स सप्लाई टू द रेसिपिएंट। अभी हमने क्या पढ़ा? वही पढ़ा था ना। नॉर्मल में क्या आएगा? डेट ऑफ इनवॉइस।
नॉर्मल मैंने क्या बताया था, डेट ऑफ इनवॉइस, तो उसने बोला टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस इशूड बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड, जिस दिन मैंने गुड्स दिया है उस दिन मैंने बिल बनाया, या तो उसके पहले मैंने बिल बना दिया, तो जिस तारीख को मैंने बिल बनाया है वही मेरा क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो तारीख को बिल बनता है वही मेरा क्या बन जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, तो इस केस में दो अप्रूवल बेसिस वाला हो गया ये। तो इस केस में डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, सेक्शन 31(1). समझ में आ गया? नहीं, यहां दो चीजें खाली, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। गुड्स का मूवमेंट है, इशू ऑफ इनवॉइस, सिंपल भाषा में वही याद है। इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ नहीं है, तो जिस दिन गुड्स मिलने वाला है, डेट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो फिर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, मैं हाँ इस तारीख को मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, उस दिन बिल बनाऊंगा। बात समझा? हाँ जी, मतलब इधर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, खाली बातचीत चल रही, जिस दिन गुड्स मिलेगा उस दिन मैं बनाऊंगा बिल, और वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई में सिंपल भाषा में केशव क्या याद रखने का कि भाई अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जिस दिन बिल बनेगा वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अभी समझा? चलिए आ जाते हैं सम की तरफ। क्वेश्चन है अपने पास, टेक्स्ट बुक मिल जाएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़िया है, अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन दिया है? ओके ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 149 में मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक नया सिलेबस का बुक रेफर करने का, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल ऑन 18 मार्च 2022 फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर। ध्यान से सुनो समझो क्वेश्चन क्या है। मिस्टर एक्स है इन गुजरात, गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल। गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, दो स्टेट इन्वॉल्व है भैया। गुजरात में ऑर्डर वेस्ट बंगाल से हो रहा है। सबर अली समझो समझो, कुछ घाय मत करो। एक्स गुड्स बेचने वाला है, वाई गुड्स खरीदने वाला है। बेचने वाला स्टेट है गुजरात, खरीदने वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इस भाई साहब ने मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर, ऑर्डर मिला है वाई के पास से 18 मार्च को, भाई मेरे को गुड्स चाहिए, इतना गुड्स ऑर्डर दिया। क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ? अभी तक तो नहीं। आगे मिस्टर एक्स डिस्पैचेस द गुड्स, ये सेकेंड पॉइंट नहीं उसी का पार्ट है। मिस्टर एक्स डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम हिज परमिशन टू हिज ट्रांसपोर्टर परमिशन प्रीमाइसेस। हाँ वही मैं बोला, परमिशन होता है बेटा, इस उम्र में फोन आता है नॉर्मल। साइलेंट कर दो खाली, तेरा उम्र नहीं है ना, बुढ़ापा आया तेरे को। मिस्टर एक्स डिस्पैच, अच्छा अभी आ गया, आगे जवानी में आ गई बेशरम लड़की। ध्यान दे, मिस्टर एक्स डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस। तू इधर ध्यान दे, उन लोग का मत सोच। एक्स ने, हाँ एक्स ने गुड डिस्पैच किया प्रीमाइसेस टू हिज ट्रांसपोर्टर प्रीमाइसेस ऑन 20th मार्च 22। चैताली यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हुआ 20 तारीख को, इसे मूवमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। हाँ जी हो गया। The transporter initiate the transportation on 22nd March 22 and the goods finally reached the premises of Mr. Y on 26 March 2000। यार ये तो बड़ा कौन सा नया ईयर आ गया है। आई होप ये ठीक है, होता है ये टाइपिंग है। अब सवाल है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए अपने पास 3 तारीख है, पहला मैं एक तारीख लिख देता हूं, ठीक है। डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड, कौन से तारीख को ऑर्डर रिसीव हुआ है? ठीक है, हाँ डेट ऑफ इनवॉइस, फिर
डेट ऑफ डिस्पैच 3 तारीख है। सवाल है व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, बताओ व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। 22, 20, 20, 46 से पूछूंगा, मेरे को मालूम है वो रॉन्ग देगी, बोल 46, अच्छा राइट देगी, सॉरी, हाँ 46, 20, पूर्वा विल यू फोकस, नो, एंजली कंफ्यूज, केशव बोलेगा थोड़ा सा, अगर रॉन्ग है तो भी चलेगा, केशव 20, 20 क्यों 20? वेरी गुड, इधर गुड्स का मूवमेंट हुआ, जब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अरे बात समझ में आया? तो इस केस में आपको आंसर क्या आ जाएगा, 20 मार्च 22। अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन में वो लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, द रिमूवल ऑफ द गुड्स ऑकर्ड ऑन 20 मार्च 22, द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिलीवरी बाय द सप्लायर सेक्शन 2, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बहुत भाषण लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में उसने बोला है कि 20 मार्च 2022। तो मैं सर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखने का वो बताओ। हमने 3 तारीख लिखा, कौन है मिस्टर एक्स, dispatches the goods to मिस्टर वाइ's premises on 20th March 22 that involve movement of goods, hence the time of supply will be date of invoice, that is 20th March 22। सिंपल, यस बस ये आप 3 डेट लिख लिए। अब ये डेट्स का कैटेगरी मैंने डिसाइड किया, डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ डिस्पैच, ये 3 चीज दिखा मैंने, मेरे लैंग्वेज में लिखा, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ डिस्पैच। यार सर हमको कैसे समझेगा क्या लिखने का, आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए कि भाई ये तारीख को क्या कहते हैं, ये तारीख को क्या कहते हैं, ये तारीख को क्या कहते हैं, इतना तो आपको भाई 18 तारीख को क्या आया, ऑर्डर आया, तो इस 18 तारीख को मैं क्या बोलूंगा, डेट ऑफ ऑर्डर। भाई मैंने गुड्स इन्वॉल्व भेज दिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स आया, जिस दिन भेजूंगा उस दिन बिल भी तो बनाऊंगा ही ना, ऐसे तो भेजूंगा नहीं। तो भाई मैंने गुड्स बेचा तो उसी दिन बिल बनाया रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टर इनिशिएटिव, ट्रांसपोर्टर को बोला भाई गुड्स निकाल दो, तो गुड्स निकालो, कौन सी तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया। अरे बात समझ में आ गया, इसलिए 3 कैटेगरी और मेरा आंसर क्लियर है, पक्का समझा अभी, थियरी से बेटर है। हाँ यही कह रहा हूँ, थियोरी एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि तुमको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया, आप तुमके आंसर देने कैसे लगे कि तुमको थोड़ा सा समझता है, इसके लिए क्लियर है यहाँ तक, पक्का। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोल रही बेटा, बोल रही जो आपने बोला ना अभी, हाँ तो उसके बाद वो ऐसा लिख के दे दो। हाँ लिख दिया मैंने, और बोलो, ठीक समझाइए। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, देखते सेकेंड सम क्या दिया है। सेकेंड सम किसका भाई, ये वाला, ये चलिए, मिस्टर एक्स इन गुजरात, मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल। ये वही सब क्यों दिखा रहे हो आप? अलग अलग है, अलग है, नाम एक है मतलब सम एक नहीं रहेगा। मेरे को भी थोड़ा लगा कि इतना मिस्टेक कैसा कर रहे लोग, फिर मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल ऑन 18 मार्च 22 for supply of refrigerator. Mr. Y transporter takes the delivery for the said goods from the premises of Mr. X on 21st of March 22 and delivered to Mr. Y on 26th of March 22, ascertain the date of removal of goods. क्वेश्चन में पूछा है ascertain date of removal of goods, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, कौन से तारीख को गुड्स निकल गया है, कौन से तारीख को निकला है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट ऑफ रिमूवल इज 21st ऑफ मार्च 22। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में टाइम ऑफ सप्लाई के, समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखूं मैं, चलो अच्छा है आगे बढ़े, एक सम का लिख के दे दो ना, ठीक है सही है, चलो ठीक, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद मिस्टर राम, क्वेश्चन पूरा है ना, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम वर्थ ₹5 लाख, द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15th of November, the payment was received on 30th November, the goods were supplied on 20th of November, find the time of supply of goods। अभी मैंने एक चार्ट बनाया था, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, does not involve, कुछ तो किया अपन ने बराबर। क्या भाई साहब के पास जरा क्या क्या 3 चीजें देख लेते,
चलिए देखते हैं क्या है, बताओ कौन से तारीख से इसके अंदर। पहला है डेट ऑफ इनवॉइस, है या नहीं? डेट ऑफ इनवॉइस क्या है जी? 15 नवंबर 22। ए बेटा ध्यान दे, आगे दिया है पेमेंट वॉज रिसीव, डेट ऑफ पेमेंट क्या है भाई? 30 नवंबर 22। गुड्स विज सप्लाइड ऑन 20th नवंबर, डेट ऑफ रिमूवल कितना है जी? 20 नवंबर 22। पूछा गया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। चलिए बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? 20 नवंबर। ओके, और टाइम ऑफ सप्लाई पूछा, ये बोला एक एक करके। चैतु 20th नवंबर, वेरी गुड। अंजलि, वो है ना लाइन से, फिर वो है अंजलि 20, निकिता 20, रंजना, रूपाली, बोल रूपाली 20, जोसफ ने 15 बोला है शायद, ठीक है। केशव 15, कौस्तुभ 15। पहले फुल फॉर्म लिखो ना, उसका क्या है फिर? किसका? डेट ऑफ इनवॉइस। वही हुआ था 100%। पहली बात, क्वेश्चन जब रीड करो तो इसमें देखो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना। जब इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो इस केस में हमेशा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, हाँ या नहीं? 15 तारीख, 30 तारीख, 20 तारीख, तो भाई इनवॉइस का डेट कौन सा तारीख है? तो मेरा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 15। अरे समझ में आया? कितना सोचे तुम लोग ने। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का समझ में आया। चलिए थोड़ा सा लेवल अप कर देते, चलिए नेक्स्ट सब पे जाते। क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड। Determine time of supply in the following different scenario where supply involves movement of goods. Supply involve movement of goods. Date of removal दिया हुआ है, date of invoice दिया है, date of goods made available to the recipient and date of payment दिया गया है। 4 डेट्स दिए गए अपने को TOS फाइंड करने का। What is TOS? Time of supply। सर सॉल्यूशन कैसा? ऐसी चार्ट बनाने का, सेम जैसा क्वेश्चन दिया, एक कॉलम ऐड कर दो TOS, टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, समझ में आ गया? हाँ जी। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 1 अक्टूबर, इनवॉइस बना है 2 अक्टूबर, गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट 3 अक्टूबर, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इज 15 नवंबर। हमेशा जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा ना, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो इसमें रिमूवल और इनवॉइस में कंपेयर करने का विच एवर इज अर्लियर। सुनो क्या बोल रहा हूं, मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में डेट ऑफ रिमूवल भी है और डेट ऑफ इनवॉइस भी है या नहीं? डेट ऑफ रिमूवल भी है, डेट ऑफ इनवॉइस भी है, तो इन दोनों को कंपेयर करो और दोनों में जो सबसे पहला डेट रहेगा पहले वो एक डेट निकालो, उसको बाकी 2 डेट से कंपेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बाकी 2 डेट से कंपेयर करेंगे। तो पहले इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर फर्स्ट, इसको कंपेयर करें। ये तो आएगा भी नहीं क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर या तो इनवॉइस आएगा या तो रिमूवल आएगा। तो दोनों में कौन सा डेट पहला है? तो मेरा TOS क्या आएगा? 1 अक्टूबर 22, बैठा दिमाग में। सेकेंड में 3rd, 1st, विच एवर इज अर्लियर। तो फर्स्ट डेट ऑफ इनवॉइस, इन तारीख को तो कंसीडर भी नहीं करेंगे। सर 25 नवंबर को पेमेंट कर दिया इसने, मेरा कुछ भी कर दिया, अपने को इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर कंसीडर करना पड़ेगा। किधर? तो डेट ऑफ रिमूवल भी नहीं होता, मूवमेंट आ गया है या तो इनवॉइस आ गया, तो अजम्पशन भाई अपना मूवमेंट ऑफ गुड्स है, और नहीं रहता तो मैंने आपको 2 डेट दिया है पेमेंट वाला, आपको याद रहेगा। इन पेमेंट में जो सबसे पहला अकाउंट में क्रेडिट हुआ रहेगा उसको अपन
कंसीडर करने वाले इनवॉइस के साथ, और जो अर्लियर रहेगा वो कंसीडर करेगा। आएगा समझा? क्लियर? अरे और एक बाकी ना इसके अंदर, 4 नवंबर 4 नवंबर 4 नवंबर 6 नवंबर 1 अक्टूबर। देखो यहाँ पे केस क्या हो गया है, केस क्या हुआ जरा ध्यान देना। भाई साहब ने पेमेंट अक्टूबर में कर दिया है, बराबर, गुड्स 6 नवंबर को मिला है, रिमूव हुआ इनवॉइस हुआ 4 नवंबर को, तो दोनों तो इक्वल है, तो 4 नवंबर आएगा। अभी 4 नवंबर को ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ पेमेंट। सर इसमें मूवमेंट तो है, मैंने कहा पेमेंट उसने मुझे 4 तारीख को, मतलब 4 नहीं क्या 1 तारीख को ही कर दिया था, अक्टूबर में उसने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने उसको गुड्स दिया नहीं, मैंने उसको गुड्स कभी दिया 4 तारीख को। इसका मतलब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई तो पहले ही हो चुका है। इसको बोलते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि मैंने बिना गुड्स लिए ही पेमेंट कर दिया था। इन दोनों केस में वैसा हुआ क्या? नहीं। देखो पहले हमने गुड्स लिया और उसके बाद पेमेंट हुआ है, बट इस केस में पहले पेमेंट हुआ है, बाद में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पेमेंट पहले हो चुका है तो डेट यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? पेमेंट जब दिया है वही आने वाला है, या तो अकाउंट में जिसे क्रेडिट हुआ है वही। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर किया मतलब पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो मेरा गुड्स तो रेडी हो गया ना मिलने के लिए, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन का बन जाएगा। बात समझा? पक्का? हाँ या नहीं? पक्का समझ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सम ले लू ना, चलेगा ना? पक्का ना? चलिए ठीक है। अ मशीन हैज बीन, देख ले बाबा कौन सा सम है, 5th वाला, ठीक है। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट. It is done by sourcing of various component from the vendor and assembling the machine at site. The details for the various events are given to you. जरा ध्यान देना, क्या दिया है? एक मशीन है जिसको अपने को सप्लाई करना है एक साइट, मतलब एक जगह पे सप्लाई करना है। It is done by sourcing various component from the vendor and assembling it at a machine site. अपने को मशीन जहाँ पे लगाने का उधर से अपने को अलग अलग सामान लाना है, फिर जाके उस साइट पे जाके असेंबल करना है, मतलब बनाने का। उसकी डिटेल्स दिए। 17 सितंबर 2022 को परचेज ऑर्डर विद एन एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव फॉर अ गुड्स वर्थ ₹12 lakhs एंड द एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर बुक्स ऑफ अकाउंट। 17 तारीख को मुझे एक ऑर्डर आता है जिसका मुझे एडवांस पेमेंट मिलता है 50,000 का, मेरा ऑर्डर है 12 लाख रुपए का। मतलब 17 तारीख को पेमेंट मिला है, बट क्या ये पेमेंट पूरा मिला है? नहीं, इट इज एन एडवांस पेमेंट, ठीक है। 20 तारीख को 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुआ, टेस्ट हुआ और एक्सेप्टेड बाय द बायर हो गया। 23 तारीख को इनवॉइस बना दिया, 4 नवंबर को पेमेंट मिल गया। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 4 डेट दिख रहे ना आपको। 17 तारीख को ऑर्डर आया, 20 तारीख को बिल बनाया, 23 तारीख को हमको इनवॉइस बनाने मिल गया। 23 तारीख को इनवॉइस है ना। 20 तारीख को मशीन बन के रेडी हुआ है, अप्रूवल हो गया है, सब चीज वाज एक्सेप्टेड बाय द बायर। 23 तारीख को बिल बन गया और 4 नवंबर को पेमेंट मिल गया। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? 20, 23, 20 चैतन्य 20 क्यों? मशीन असेंबल हुआ, ओके ठीक है। और कौस्तुभ 23 क्यों? क्योंकि बिल बना दिया उस दिन इसके लिए, ठीक है। और आप सोचो, सिंपल भाषा, आप ही खुद ही सोचना, फिर बाद में आप डेट डिसाइड करना। मैंने सोचा है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने का है, ये पैनल बनाने का है, तो ये पैनल बनाने वाले को मैंने बोला भाई मेरे को तू इधर ही आ और इधर ही बनाने का, बराबर है? ठीक है सर, मैं इधर आके आपको बनाऊंगा। तो दिस इज माय प्लांट साइट, मशीन का साइट है जहाँ पे बनने वाला है। अब यहाँ पे सामान सब तो मिलता नहीं है, ये अलग अलग स्टेट से मंगाता है सामान असेंबल करने के लिए, बराबर है? बंदा आया, उसने असेंबल किया, पहले उसने 17 तारीख से मेरी बात हुई, मैंने 50,000 का पेमेंट दिया, वो आ गया मेरे पास। 20 तारीख को उसने मेरा पैनल जो है वो रेडी करके छोड़ दिया। अब इट वॉज रेडी, इसका मतलब गुड्स बन चुका है। मतलब अच्छा ठीक है, मैं 3 दिन बाद पेमेंट करता हूँ। मैंने 23 तारीख को उसको पेमेंट किया, मतलब उसने बिल बना के दिया 23 को, मैंने 4 नवंबर को उसको क्या किया? पेमेंट दिया, बराबर है? अब सवाल ये है कि कौन सा तारीख विल बी कंसिडर एज टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन गुड्स मेरे को मिला वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा ना। गुड्स कौन सी तारीख को मिला मुझे? 20 तारीख को।
सर बिल 23 को दिया है, मतलब 23 को दिया, बट मेरा अप्रूवल कौन से तारीख को हो गया था गुड्स का? 20 को। समझ में आया? तो इस केस से मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? 20 अक्टूबर 22। क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर वही लिखेंगे। फ्रॉम द अबाव द गुड्स वाज approved, tested at the site and accepted buyer on 20th of October. Hence the time of supply will be 20th October 22. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 सम वो करेंगे और फिर आगे के सम्स ही करने वाले। प्रैक्टिकल का पार्ट जो था, मतलब थियरी का जो पार्ट था वो रेयर आएगा। जैसे आज मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया, वैसे जब नया नया कंसेप्ट लाऊंगा तब छोटा छोटा चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर ऐसे ही सम सॉल्व करेंगे। ये ऐसे ही कर रहा हूँ, चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।